आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर करें ये काम, जाने क्या करें क्या ना करें। एक बार आप जीएसटी देख लो, पीएम मोदी के एक फोन कॉल से हुई 8 साल में सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत। सड़क पर नाव, छतों पर ठिकाना। ट्रंप का पीएम मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताने के बाद क्या अमेरिका से सुधरेंगे रिश्ते। अशोक स्तंभ को लेकर कश्मीर में मचा बवाल। इजरायली फाइटर जेट ने गाजा में उड़ा दी 15 मंजिला इमारत, पलक झपकते हो गई जमींदोज। हमास का बयान, जंग रोकने के लिए किसी भी समझौते को तैयार। ट्रंप का टैरिफ, बढ़ती महंगाई और पार्टी में अंदरूनी कलह। जिसे समझा तानिया मित्तल का घर, वो तो निकला पाकिस्तान का आलीशान महल। और चौथे किताब पर भारत की नजर, कुछ ही देर में शुरू होगा लाइव एक्शन। साल का अंतिम और पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है। रात में 9:57 पर ग्रहण आरंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद क्या करें और क्या ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्र ग्रहण आरंभ होगा तो उस समय स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, हवन, कोई भी शुभ कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ग्रहण आरंभ होने से पहले ही अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, चावल आदि इकट्ठा करके संकल्प लें। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो 8 सितंबर को सुबह स्नान करके यह सभी सामान ब्राह्मण को दान कर दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। साथ ही ग्रहण के खत्म होने पर किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सुधार करते हुए आम आदमी को बड़ी राहत दी है। अब 4 स्लैब्स की जगह सिर्फ 5 और 18% के 2 ही जीएसटी स्लैब्स होंगे। साथ ही जरूरी सामानों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री को एक हल्का सा इशारे देते हुए कहा था, एक बार आप जीएसटी देख लो। इसी के बाद टैक्स सिस्टम में बदलाव की बड़ी कवायद की शुरुआत हुई थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। सीतारमण, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मौजूदा 4 जीएसटी स्लैब्स से आने वाली चुनौतियों से जुड़े मुद्दों की पहचान करने का काम शुरू किया था, उन्हें प्रधानमंत्री ने एक बार फिर याद दिलाया जब वह वित्त वर्ष 2025-26 का बजट तैयार कर रही थी। पीएम मोदी ने पूछा था, आप जीएसटी के ऊपर कर रही हैं ना काम। प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद सीतारमण ने जीएसटी से संबंधित सभी चीजों की समीक्षा पर काम शुरू कर दिया। न सिर्फ टैक्स रेट और टैक्स स्लैब, बल्कि इस सिस्टम को व्यवसायों, विशेषकर छोटे और माध्यम व्यवसायों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने पर जोर था। मथुरा और वृंदावन में बाढ़ के चलते हालात भयावह होते जा रहे हैं। रविवार को जलस्तर और बढ़ने से बस्तियों की तरफ पानी काफी बढ़ गया है। लक्ष्मीनगर क्षेत्र की तिवारीपुरम कॉलोनी के साथ ही आसपास के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ के हालात विकराल हो गए हैं। पूरे दिन यमुना का पानी सड़क पार कर कॉलोनियों में भरता रहा। सड़क पर बहाव इतना तेज था कि आवागमन में भी परेशानी हुई। वहीं आसपास के गांव ईसापुर, हंसगंज आदि में 7 से 8 फीट तक पानी भर गया। यहाँ मकान 1 मंजिल तक डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार को भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते वृंदावन की कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि प्रशासन को कई इलाकों से लोगों को बाढ़ राहत केंद्रों तक रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचाना पड़ा है। हालांकि कई लोग अब भी अपने मकानों को छोड़ने को तैयार नहीं है। वजह है मेहनत से बना आशियाना और इसमें रखा जिंदगी भर की कमाई से जुटाया सामान।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से विश्लेषक अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं, यानी एक ऐसे राष्ट्रपति जो कभी भी अप्रत्याशित रूप से कोई कदम उठा सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में अपनी उस छवि को बरकरार रखा है। अपने इसी बर्ताव के तहत वह नेगोशिएट यानी मोल भाव करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। यह मुद्दा भारत की कूटनीति के साथ ही राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। शनिवार को ट्रंप और पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान की सराहना की। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसे तोड़ दिया गया और पुलिस ने इस मामले में 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ बोर्ड से माफी मांगने को कहा, जबकि राजनीतिक दलों ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 25 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यह घटना शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद सामने आई थी, जिसके कारण इलाके में विवाद और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो की जांच के आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक किसी को औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा शहर में एक 15 मंजिला आवासीय टावर को ध्वस्त कर दिया। इससे एक दिन पहले उसने पूरे क्षेत्र में अपने बढ़ते सैन्य अभियान के तहत एक अन्य ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया था। गाजा के निवासियों ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा शहर के पश्चिमी भाग में स्थित अल सूसी टावर पर लगातार कई मिसाइलें दागी, जिससे वह कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गया। शक्तिशाली विस्फोटों से आसपास के इलाके दहल गए और आसपास के घरों, दुकानों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। टावर के पास रहने वाले 42 वर्षीय अहमद अल रस ने सिन्हुआ को बताया, जैसे ही मिसाइलें गिरी हमें अपने पैरों तले जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उन्होंने कहा, हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, हम बस बच्चों को लेकर भाग सकते थे। इजराइल ने गाजा सिटी में दाखिल होना शुरू कर दिया है, जिससे लगातार हमास पर दबाव बन रहा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि गाजा सिटी में घुसने से हर रोज दर्जनों आम लोगों की जान जा रही है। इस सबके बीच हमास का बयान आया है। संगठन का कहना है कि वह जंग को रोकने के लिए समझौते के लिए तैयार है। हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि वह किसी भी ऐसे सुझाव या प्रस्ताव के लिए तैयार हैं जो परमानेंट सीजफायर गाजा पट्टी से इजरायली सेनाओं को पूरी वापसी, बिना शर्त मानवीय सहायता की पूर्ति और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कैदी अदला बदली सुनिश्चित करे। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया कि हमास ने वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल काहिरा भेजा है। माना जा रहा है कि यह कदम बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रही कोशिशों का हिस्सा है। पिछले दिनों अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मिस्र और कतर के अधिकारियों से युद्ध विराम और बंधक सौदे पर चर्चा की थी। जापान की सियासत में बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने आज इस्तीफा देने का फैसला किया है। इशिबा ने नवंबर 2024 में जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और महज 10 महीने बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा है। 68 साल के इशिबा ने अपने पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आपातकालीन नेतृत्व चुनाव कराने को कहा। उन्होंने कहा कि नया नेता चुने जाने तक वे अपना काम जारी रखेंगे। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बढ़ती महंगाई और जनता के बढ़ते गुस्से के कारण चुनाव में अपने गठबंधन को बहुमत खोते हुए देखा। हाल ही में जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में हार के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इससे पार्टी में अंदरूनी कलह भी सामने आई। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसने जापान के महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और आर्थिक विकास को प्रभावित किया।
बिग बॉस 19 से पहले दिन से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इस धमाकेदार ड्रामा ने दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखा और तानिया मित्तल को शो में दिए गए अपने बयानों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि हर कोई उन्हें बॉस कहता रहता है और फिर खुलासा किया कि उन्होंने और उनके बॉडीगार्ड्स ने कुंभ मेले के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। इसी बीच तानिया ने एक और बयान दिया कि उनका घर इतना आलीशान है कि 7 स्टार होटल भी सस्ते लगते हैं। हालांकि तानिया मित्तल की इस बयानबाजी के बीच उनके घर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया जहां तानिया अपने घर की बातें करती रहती हैं। वहीं इंटरनेट पर एक पेज से आलीशान घर का वीडियो शेयर किया गया था और कैप्शन में कहा गया कि यही उनका घर है और वो झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन खूबसूरती से सजे इस घर की सच्चाई तो कुछ और ही निकली। जैसे ही तानिया मित्तल के घर के नाम से यह वीडियो शेयर हुआ, जो देखने में काफी विशाल और बेहद खूबसूरत लग रहा था, इसके अंदर की झलक देखकर तो किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। लेकिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सबने बता दिया कि यह तानिया का घर नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे महंगा पैलेस है। इस संपत्ति का नाम दी रॉयल पैलेस हाउस है, जो इस्लामाबाद के गुलबर्ग में स्थित है। गुलबर्ग अपने आलीशान फार्म हाउस के लिए जाना जाता है। रॉयल पैलेस हाउस 10 कनाल का एक भवन है जिसे देश का सबसे महंगा घर कहा जाता है। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना कोरिया से होगा। बिहार के राजगीर में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। जीतने वाली टीम अगले साल होने वाले विश्व कप में सीधे प्रवेश करेगी। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी है। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भी भारतीय टीम का सामना कोरिया से होगा। बिहार के राजगीर में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। जीतने वाली टीम अगले साल होने वाले विश्व कप में सीधे प्रवेश करेगी। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अब तक का सफर शानदार रहा। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने अब तक हार का मुंह नहीं देखा। ऐसे में भारतीय टीम की इस प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी।